मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिशन 2020 और जितना समय है उसमें हीरो बनते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे बाबू, इस कोर्स में जेईई मेन और नीट का जो क्रैश कोर्स हम आज से शुरू कर रहे हैं, इसमें स्पीड पे काम करेंगे, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन। और ये तब होगा जब किसी भी क्वेश्चन को कम से कम लाइन में करेंगे, मतलब एकदम शॉर्ट मेथड, वेरी शॉर्ट मेथड, टाइम बचेगा इससे। क्लियर। नंबर ऑफ मेथड लेके चलेंगे, ट्रिक लेके चलेंगे और जहां जहां जरूरत होगा वहां वहां मेरा आदित्य हॉट ट्रिक आएगा। ठीक है, ये मिशन में ये सब है, मतलब हथियार है ये सब। इसके साथ साथ ये भी ध्यान देना है कि क्वेश्चन से थ्योरी निकालना है। हर क्वेश्चन से एक थ्योरी निकलेगा कि यहां पे ऐसा हुआ तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो देता है क्वेश्चन में वो किसी न्यूमेरिकल का पार्ट होता है ना, न्यूमेरिकल से निकाल दिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर। बाबू हम लोग लेक्चर को दो भागों में बांट देंगे। आज तो हम शुरू कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी से, जो मैकेनिक्स का पार्ट है। इससे पहले कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर वेक्टर का रिवीजन है ना, कुछ बच्चे का कमेंट था कि सर पूरा आईआईटी नीट का क्वेश्चन बैंक एक एक लाइन करवा दीजिए ताकि ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोग को भी कमेंट करना है, सबको कमेंट करना है क्या है नहीं है। मैं एक एक पॉइंट लेके चलूंगा, आप जैसा बोलोगे एक कॉमन जो चीज निकलेगा वो लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि वो सबको फायदा दे। ओके, तो इसमें हम लोग वेक्टर, काइनेमेटिक्स और न्यूटन स्लो मोशन ले लेंगे, फ्रिक्शन ले लेंगे, है ना, एक सीरीज में। और दूसरे सीरीज में वर्क पावर एनर्जी जो आज से हम शुरू कर रहे हैं। तो आज से वर्क पावर एनर्जी क्यों, क्योंकि जितना समय बचा है, ऐसा नहीं कि बहुत काफी समय है, लेकिन जितना भी समय उसमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब वो तरीका कब होगा, जब चैप्टर हम लोग अच्छा लेंगे। तो वर्क पावर एनर्जी पढ़ने से क्या होगा, वर्क पावर एनर्जी पढ़ने से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लियर, कॉलिजन, रोटेशन, ग्रेविटेशन और एसएचएम, ये सब कनेक्टेड चैप्टर है। अगर वर्क पावर एनर्जी हम लोग अच्छा कर लेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का क्वेश्चन, जिसमें बम फटने वाला भी क्वेश्चन आएगा, या बहुत सारे लेवल वाले क्वेश्चन हम लोग करेंगे। कॉलिजन में मदद करेगा, रोटेशन में पूरा मदद करेगा, ये ग्रेविटेशन में मदद करता है क्वेश्चन बनाने में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मदद करेगा बनाने में, है ना, ताकि ये बहुत यूजफुल हो, इसलिए हम लोग पहले इसको शुरू कर रहे हैं। फिर हम लोग एक नया सीरीज में वेक्टर का रिवीजन कर लेंगे, काइनेमेटिक्स कर लेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कर लेंगे, है ना, न्यूटन स्लो मोशन में पुल्ली का एक एक ट्रिक देंगे, है ना। और भी सारा चीज चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। तो समझ गए ना कि वर्क पावर एनर्जी ही क्यों, बहुत ही कनेक्टेड चैप्टर है। ये धांसू कर लिए तो ये सब अच्छा हो जाएगा, जितना भी चैप्टर लिखे हैं सब अच्छा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं, है ना। और वर्क पावर एनर्जी में जो शुरू का लेक्चर है बहुत ही बेसिक है, आपको मालूम होना चाहिए, है ना। आप मेरे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट होंगे तो शुरू में पढ़े होंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। कहां से शुरू करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम से शुरू करेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे पहले एकदम बेसिक है, एग्जाम में उसे बस यूज हो सकता है। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम है क्या, है ना। किसी भी बॉडी पे वर्क हुआ, ऑल द फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, जितना भी फोर्स बॉडी पे लगा, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो, है ना, नोट करते भी जाना, शॉर्ट नोट लेना, चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो, कोई भी फोर्स हो दुनिया का, कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, ओके, इंटरनल फोर्स हो और एक्सटर्नल फोर्स हो, जितना भी फोर्स है दुनिया में प्रेजेंट, वो सभी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2m फाइनल वेलोसिटी माइनस 1/2m इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हम लोग जानेंगे। अब देखते हैं इसका प्रूफ। लॉजिकल प्रूफ क्या होगा, जब भी किसी बॉडी पे हम वर्क डन करते हैं, वर्क डन कैसे करते हैं, जब किसी बॉडी पे फोर्स लगा और फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो। अब डिस्प्लेसमेंट किसका है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं।
मान लो ये सरफेस पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे हम फोर्स लगाए, बॉडी डिस्प्लेस किया, तो अभी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी है, ठीक है। लेकिन मान लो ये यहां पे एक हम ब्लॉक को प्लेस किए, ये ब्लॉक जो है एकदम स्मूथ है ना, जैसे अब बोलते हो स्पंज है ना। अब इस पे हम फोर्स लगाए तो ये ब्लॉक तो दब जाएगा, तो ब्लॉक का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, कुछ ऐसा नजर आएगा ना, क्योंकि ये स्मूथ बॉल है, स्मूथ ब्लॉक है, जो भी बॉडी है ये स्मूथ है, तो अगर हम इससे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी का तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, वो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बॉक्डन यहां भी हुआ, बॉक्डन यहां भी हुआ, ऐसा मत बोलना कि सर बॉडी मूव नहीं किया तो बॉक्डन नहीं हुआ, जरूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट बॉडी का हो, डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का भी हो तो बॉक्डन होगा। क्लियर, बहुत सारे पॉइंट आएंगे। तो बॉक्डन बाय ऑल द फोर्सेस वो हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो जब भी किसी बॉडी पे हम फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स, ओके, या डिफॉर्मिंग फोर्स, जो फोर्स बॉडी का शेप और साइज चेंज करते हैं, क्लियर। तो जब भी बॉडी पे बॉक्डन होगा तो वो बॉक्डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्यों? जैसे ही हम फोर्स लगाए, फोर्स के कारण बॉडी में एक्सेलेरेशन आया, एक्सेलेरेशन का मतलब होगा उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, जब भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा, तो जब भी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो काइनेटिक एनर्जी गेन उतना ही करेगा या उतना ही लॉस करेगा जितना बॉक्डन होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ा या कहीं वेलोसिटी बढ़ा, इसका मतलब हम बॉक्डन पॉजिटिव कर रहे हैं बॉडी पे, पॉजिटिव बॉक्डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा मतलब वेलोसिटी बढ़ा, और निगेटिव बॉक्डन करेंगे इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी घटा मतलब वेलोसिटी घटा। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है, हम फोर्स दिए, बॉक्डन हुआ, इसका मतलब पॉजिटिव बॉक्डन हुआ, मेरे फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, पॉजिटिव बॉक्डन हुआ, पॉजिटिव बॉक्डन होगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा, ठीक है। अब मान लो कोई बॉडी आ रहा है और उसको हम लोग रोके, मतलब पहले से जो वेलोसिटी और वेलोसिटी कम कर रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम कर रहा है, मतलब बॉक्डन निगेटिव कर रहा है, मतलब उसका एनर्जी हम ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी किसी बॉडी का इंक्रीज किया मतलब दे रहे हैं एनर्जी, और डिक्रीज किया मतलब ले रहे हैं। ये यूं सोचो, जहां सरफेस में फ्रिक्शन है, रफ सरफेस पे बॉडी को हम लोग पुश किए, तो मेरे रिस्पेक्ट में तो उस पर बॉक्डन पॉजिटिव हुआ, क्योंकि मेरे फोर्स के कारण बॉडी गया सेम डायरेक्शन में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो बॉक्डन पॉजिटिव। मालूम है ना कि बॉक्डन पॉजिटिव तब होगा जब बॉडी पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। अब मान लो सरफेस में फ्रिक्शन है तो डिस्प्लेसमेंट तो आगे हुआ, लेकिन फ्रिक्शन वाला फोर्स कहां लगा, पीछे लगा, तो बॉक्डन में फ्रिक्शन क्या हो गया, निगेटिव हो गया, मतलब फ्रिक्शन क्या कर रहा है, एनर्जी को ले रहा है, एनर्जी को खा जा रहा है, इसलिए बॉक्डन बाय फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन फोर्स यहां पे डिसिपेटिव फोर्स है। क्लियर, रेजिस्टेंस फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, खा जाता है एनर्जी को, वेलोसिटी को कम करता है, एनर्जी को कम करता है ना। तो पहले तो हम लोग इस टर्म को प्रूव करेंगे, वो भी दो मेथड से, ठीक है। ऐसे प्रूव का जरूरत नहीं है, लेकिन देख लीजिए ताकि कहीं भी आप लोग को कोई चीज जरूरत पड़े तो फार्मूला से काम नहीं चलेगा, प्रूव कर लेना। तो मेथड 1 एकदम तैयार हो जाओ, फास्ट रहना पड़ेगा। मेथड 1 में है जब फोर्स कांस्टेंट हो, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, जब अप्लाइड फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए ये सरफेस है, अभी ये स्मूथ सरफेस ले रहे हैं, एक ब्लॉक है m मास का, इस बॉडी पे हम फोर्स लगाए, फोर्स तब लगाए जब बॉडी पहले ही से इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, ठीक है। और उस समय टाइम 0 था, मतलब जब हम बॉडी पे फोर्स लगाए तो हम लोग टाइम क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब भी घटना का शुरुआत होगा टाइम 0 से शुरू करेंगे। बॉडी यहां से s डिस्प्लेसमेंट किया और यहां पहुंचा, और यहां पहुंचते समय इसकी वेलोसिटी v थी। अभी हम रुकने का बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान सुनना, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोले अपने मन से कुछ नहीं सोचना है। तो बॉडी बी पॉइंट पे पहुंचा, ए पॉइंट से बी पॉइंट पहुंचा, कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इस समय इसकी वेलोसिटी v है। जब t बराबर t, मतलब जब हम घड़ी में देखे कि टाइम बराबर t हो रहा है, कुछ सेकंड बाद यहां पे पहुंचा, तो बताना है कि जो फोर्स के द्वारा बॉक्डन हुआ वो बॉक्डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है कि नहीं, ये चेक करना है। चलो, तो जो नेट बॉक्डन यहाँ पे है वो किसके द्वारा है,
वर्क डन बाय ग्रेविटी मास है, दूसरा सरफेस के कांटेक्ट में तो वर्क डन बाय नॉर्मल, तीसरा वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स एक्सटर्नल फोर्स, ये टोटल वर्क डन हो गया, ये जीरो हो जाएगा ना ये दोनों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग है और नॉर्मल और mg y के लॉन्ग लग रहा है। जब डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर कोई फोर्स हो तो वर्क डन जीरो होगा। क्लियर? क्यों जीरो होगा? क्योंकि वर्क डन बाय कोई भी फोर्स क्या होता है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट मतलब क्या होता है? cos थीटा। तो जब ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तो थीटा 90 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, नॉर्मल ऊपर mg नीचे और डिस्प्लेसमेंट h, तो ये दोनों के द्वारा वर्क डन क्या हो गया? जीरो, सिर्फ वर्क डन बाय फोर्स बचा। तो यहाँ पे जो वर्क डन नेट है वो सिर्फ वर्क डन बाय फोर्स बचा ना, वर्क डन टोटल नेट सिर्फ इसके बराबर हुआ। अब वर्क डन बाय फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का थीटा क्या हो जाएगा? जीरो, cos 0 1, तो सिर्फ fs बचेगा। तो जब सिर्फ fs बचेगा तो वर्क डन बाय नेट फोर्स, वर्क डन बाय टोटल फोर्स या वर्क डन बाय रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ fs के बराबर होगा। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट s। अब s क्या होगा? जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है बॉडी एक्सीलरेट होता है, बॉडी क्या होता है? एक्सीलरेट। जब बॉडी एक्सीलरेट होता है तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय कितना? 2a, a से a कट गया। ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कब है? जब बॉडी एक्सीलरेट होता है, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट तब होगा जब बॉडी पे फोर्स क्या होगा? फोर्स होगा कांस्टेंट। बात आ रहा है समझ में? चलो ये क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर, चलो m को बारी बारी से मल्टीप्लाई करो तो क्या निकल के आएगा? जल्दी बोलो, आएगा ना mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2, यानी वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई 2 मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर ले जाओ m को अंदर, mu स्क्वायर बाई 2 मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल किसके बराबर? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो हम बोल सकते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना। अब ऑल द फोर्सेस में कांस्टेंट का हम प्रूव कर दिया, वेरिएबल का प्रूव करेंगे। अभी दूसरा एग्जांपल वेरिएबल करेंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, चाहे वो फोर्स वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। यानी जब भी किसी बॉडी पे वर्क डन होगा किसी भी फोर्स के द्वारा, तो वो वर्क डन हमेशा बॉडी के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। क्लियर? जरूरी लगे तो नोट करो, नहीं तो सिर्फ सुनो, है ना। क्योंकि मिशन 2020 का मतलब है इतना समय में बहुत सारा चीज पढ़ना है, इसके लिए फास्ट रहना पड़ेगा, अपने अंदर पूरा रॉकेट वाला मोशन करना पड़ेगा। चलो मेथड 2, और ये मेथड 2 जो होगा ये होगा व्हेन अप्लाइड फोर्स इज वेरिएबल। जो आप फोर्स लगा रहे हो वो वेरिएबल है ना। व्हेन अप्लाइड फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। तो मान लो जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब देखो यहाँ पे डॉट नहीं ले रहे हैं, हम ये लेके चल रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ये अलग बात है कि फोर्स वेरिएबल है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। तो जब वेरिएबल का बात करें इसका मतलब है हर पार्ट का हम काम कर रहे हैं। मान लो बॉडी यहां था, अब बॉडी यहां पहुंचा, ए से बी पहुंचा, ए से बी तो इनफाइनाइट पॉइंट है ना, ए से बी के बीच में इनफाइनाइट पॉइंट है। बॉडी फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, मतलब बॉडी dx डिस्प्लेसमेंट हर पॉइंट पे किया, dx 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 dx, कितना dx? इनफाइनाइट। और सभी dx को जोड़ेंगे तो x होगा। कैसे जोड़ेंगे? जब इंटीग्रेशन करेंगे। तो जब भी वेरिएबल फोर्स होगा तो वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्क डन बराबर फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन। मास तो कांस्टेंट होगा किसी बॉडी का बाहर। अब ध्यान से देखो, m बाहर हो गया, एक्सीलरेशन dx। अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv बाई dt, ये टाइम के रिस्पेक्ट में, और एक होता है v dv बाई dx पोजीशन डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब खुद बताओ कि यहां पे a का वैल्यू ये लेंगे कि ये लेंगे? ये लेंगे, है ना। v dv बाई dx इंटू dx, dx dx कट गया, ठीक है। अब बताओ क्या बचा? वर्क डन क्या हो गया? m अंदर में v dv, बॉडी का वेलोसिटी चेंज होता है इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल u तो फाइनल v,
बॉर्गन एम डी डी का इंटीग्रेशन क्या होता है वी स्क्वायर बाई 2 यू से भी सॉल्व करो, एक बार भी अंदर में आएगा एक बार यू अंदर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या हो जाएगा फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल काइनेटिक, एक बार भी लाओगे तो बी स्क्वायर बाई 2, यू लाने से पहले माइनस तो यू स्क्वायर बाई 2, एम को अंदर ले जाओगे तो एम बी स्क्वायर बाई 2 फाइनल काइनेटिक माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 इनिशियल काइनेटिक, मतलब बॉर्गन बराबर चेंज इन काइनेटिक, फाइनल माइनस इनिशियल मतलब चेंज इन काइनेटिक। क्लियर, समझ रहे हो, सुन रहे हो अच्छे से। चलो अब इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे, है ना, फिर ट्रिक भी आएगा। क्वेश्चन से पहले नोट कहां अप्लाई करें, बॉर्गन का फॉर्मूला पहले क्या जानते थे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो यदि क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ रहे तब ये लगाएंगे, ये दोनों नहीं दिया हुआ है तो सोच लेना अब लगेगा बॉर्गन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इस पे तो लोग क्वेश्चन किए ही होंगे, है ना। चलो ये बहुत ही कॉमन चीज है, तो ये तब लगाते हैं जब क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ हो। अब क्या करेंगे, अगर बॉर्गन पूछे किसी भी फोर्स के द्वारा और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना मालूम हो तो हम लोग बनाएंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। ये हो गया नोट 1। नोट 2 समझ गए ना, ये कब लगाना है कब लगाना है, ठीक। नोट 2 क्या है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। कैसे, तो मान लो ये सरफेस है और एक बस जा रहा है, ये बस में मिस्टर लल्लन और मिस्टर भूखन जा रहे हैं और हम बाहर से देख रहे हैं कि लल्ला की हाल चाल, बोला ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये बस चल रहा है वी वेलोसिटी से, बस चल रहा है मोशन में, बस मोशन में तो ये दोनों मोशन में, तो बस के रिस्पेक्ट में ये दोनों मोशन में है, लेकिन खुद के रिस्पेक्ट में तो ये दोनों रेस्ट में है, क्योंकि खुद के रिस्पेक्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। तो मान लो लल्लन के रिस्पेक्ट में भूखन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, क्यों, रेस्ट में है। लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में भूखन या लल्लन का काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, नहीं 0 होगा, क्यों, हम तो पहले बस को देखेंगे, बस मोशन में तो ये भी मोशन में, मतलब समझ में आया। ये दोनों बॉडी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन ये दोनों बॉडी मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है, तो क्या काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू रिफरेंस चेंज होने से चेंज हो रहा है, यस। अंदर से देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 आ रहा है क्योंकि बॉडी रेस्ट में है, बाहर से देख रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं आ रहा है। तो जब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू बदल गया जगह चेंज करने से, इसका मतलब वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो ये बहुत काम का चीज है, आएगा। तो याद रखना कि वर्क एनर्जी थ्योरम, नोट नंबर 3 क्या हो जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, किस फ्रेम के लिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी वैलिड है, वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल, समझते हो ना, इनर्शियल नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम मतलब जहां वेलोसिटी 0 हो, है ना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो और एक्सेलरेशन 0 हो, मतलब जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, एक मिनट, इनर्शियल का मतलब हो गया, इनर्शियल मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, मतलब 4 0। नॉन इनर्शियल जब लग जाएगा तो समझ जाना वेलोसिटी वेरिएबल, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, फोर्स नॉट इक्वल टू 0। तो काइनेटिक एनर्जी, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम वैलिड फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम आल्सो, इसके लिए भी ये वैलिड है, मतलब जहां पे हम लोग स्यूडो फोर्स की बात करेंगे वहां भी वैलिड होगा, ओके। नॉन इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स लेते हैं, क्लियर है ये सब नोट। चलिए आगे, चलो एकदम आपको एक एक लाइन लिखना है, अब तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉडी का पोजीशन दे दिया है 12 AT स्क्वायर,
तो बोल रहा है फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। देखो हम शॉर्टकट चल रहे हैं, फाइंड द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, समझ जाना, है ना, एट t बराबर 0 टू t बराबर 3 सेकेंड। बोला है सभी फोर्स के द्वारा वर्क डन बताइए जब टाइम 0 और 3 सेकेंड के बीच में हो। तो देखो यहाँ पे पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकाल लेंगे। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/2 का 1/2, ठीक है ना, ए नहीं है टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2t, टी कट गया t, यानी वेलोसिटी t के बराबर है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा 0, क्योंकि जब t 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी t के बराबर है। और t बराबर 3 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगा फाइनल 3 होगा, क्योंकि t बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, क्योंकि v और t बराबर हो गया, t 0 तो v 0, t 3 तो v 3, इनिशियल 0 फाइनल 3। तो वर्क डन क्या हो जाएगा जल्दी बोलो, है ना, वर्क डन हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल 1/2m कॉमन ले लो, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर 1/2m, m का वैल्यू कुछ भी दे देगा, मान लो मास का वैल्यू 1 kg है, ठीक है ना, ये सब जीरो लेवल प्रॉब्लम है इसलिए जीरो से शुरू किया है। क्या हो जाएगा मास 1 kg, फाइनल का स्क्वायर 3 स्क्वायर, इनिशियल 0, कितना हो जाएगा 4.5 जूल, ठीक है। चलो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मजबूत होना चाहिए, चले आगे, चलो एकदम सीखो, ओके। आप इस पे क्वेश्चन आप बना लो, क्वेश्चन दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट बराबर t बराबर √x + 3, ये किसी बॉडी के पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है। फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, है ना, ड्यूरिंग फर्स्ट 6 सेकेंड ऑफ मोशन, बन जाएगा, बनाओगे, ओके। आंसर इसका 0 आएगा, वर्क डन 0 आएगा, आंसर लिख लो, ठीक है। अब आंसर भी नहीं देंगे, यहां से क्या करना है x निकाल लेना, 3 इधर आएगा t - 3, तो x हो जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, x को तोड़ देना a - b का होल स्क्वायर पे। अब x क्या है पोजीशन या ये डिस्प्लेसमेंट, वहां से वेलोसिटी निकालना, तो वेलोसिटी आएगा डिफरेंशिएशन करके, तो जब भी वेलोसिटी निकाल लोगे तो दो वैल्यू चाहिए इनिशियल और फाइनल, तो इनिशियल के लिए क्या लोगे टाइम 0, क्योंकि क्या बोल रहा है फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ड्यूरिंग फर्स्ट 6 सेकंड ऑफ मोशन, तो एक t बराबर 0 लेना, एक t बराबर 6 सेकंड लेना, तो क्या निकल जाएगा इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, आप वर्क एनर्जी थ्योरम पे बैठा देना, निकल जाएगा, ठीक है, बन जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन v बराबर α√x, v वेलोसिटी है और x डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, इसमें मास नहीं दिए हैं, जो मन है ले लो वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, और यहां मास दे रहे हैं, मास का वैल्यू मान लो 5 kg है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एट x बराबर 0 टू x बराबर d, ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर d पे निकालना है, ठीक है। चलो चाहे मास का वैल्यू हम 1 kg ले लेते हैं, कुछ भी हो जाए, चलो ये दोनों बना लेना, बन जाएगा। अब इस पे एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना, उसमें भी हेल्प कर देंगे, हर पॉइंट पे हेल्प कर देंगे, बन जाना चाहिए, क्योंकि हमें मेन क्वेश्चन पे पहुंचना है। चलो अगला क्वेश्चन है कि फोर्स दिया हुआ है 0.1x माइनस, ठीक है, बॉडी का मास दिया हुआ है 10 kg, मतलब एक कोई ब्लॉक है 10 kg का, इस पे फोर्स लगा इतना न्यूटन, ठीक है, ओके, या कहीं कहीं जूल पर मीटर लिख देगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट, जूल पर मीटर, मास 10 kg, फोर्स लगा तो बॉडी जो है 10 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, ठीक है, तो
फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। चलिए बता देते हैं, ठीक है, ठीक, समझ गए। लैंग्वेज क्यों नहीं लिखना है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा तो लैंग्वेज लिखेंगे, ये समझने के लिए है ना, घबराना मत कि सर बहुत है ना लैंग्वेज छोड़, नहीं, लैंग्वेज पे भी आएंगे जब लंबा लंबा क्वेश्चन होगा। अभी बस तो शुरुआत करना है, तो पहला लेक्चर है ना, तो बस बेसिक चीजें ले रहे हैं, ठीक है। चलो बनाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिख लिए, हाँ, जैसे लिखना है वैसे लिखना है। और सबसे बड़ी बात, घबराना एकदम नहीं है, आपका काम है लंबा लंबा क्वेश्चन को ऐसे तोड़ देना मेरे स्टाइल में, चाहे कहीं का भी क्वेश्चन हो। मैं पूरे क्वेश्चन बैंक का भी क्वेश्चन लूंगा। पहले तो प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, क्वेश्चन को एकदम सिंप्लीफाई कर देना अपने स्टाइल में, यही मजा है, ठीक है ना। तो देखो, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल का तो वैल्यू मालूम है क्योंकि शुरू में 1/2 mv², 1/2 मास का वैल्यू 10 है, वेलोसिटी क्या था 10 शुरू में, तो इनिशियल हो गया 500 जूल। तो इनिशियल मालूम माइनस 500, वर्क क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे लिखोगे नहीं, ऐसे तब लिखते जब फोर्स कांस्टेंट होता, ये फोर्स वेरिएबल है, x का वैल्यू बदलेगा तो फोर्स बदलेगा, x का वैल्यू 1 तो फोर्स हो जाएगा -0.1, x का वैल्यू 2 तो फोर्स हो जाएगा -0.2। तो x के बदलने से फोर्स बदलेगा तो फोर्स वेरिएबल है। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, f dx इंटीग्रेशन। बात है समझ में, वेरिएबल होगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हो रहा है, तो क्वेश्चन में एक चीज छोड़ दिए, बॉडी डिस्प्लेसेस, पूरा कर लो, बॉडी डिस्प्लेसेस फ्रॉम x बराबर 20 मीटर टू x बराबर 30 मीटर, ये हम छोड़ दिए थे। बोल रहा है कि फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है। जब बॉडी डिस्प्लेस हुआ कहां से कहां, 20 मीटर से 30 मीटर, ठीक है, बात है समझ में, ठीक। तो -0.1 x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां, 20 से 30, इधर फाइनल माइनस 500, इस कांस्टेंट को बाहर ले लेना, इंटीग्रेशन आता है ना x dx का x²/2, अपर लिमिट लोअर लिमिट लाना। आफ्टर सॉल्विंग फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगा 475 जूल, ठीक है, सॉल्व कर देना। क्वेश्चन यही था कि एक बॉडी है, बॉडी पे फोर्स लगा, वेरिएबल फोर्स, फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है -0.1x, ठीक है। फोर्स लगने के बाद बॉडी का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा जब बॉडी डिस्प्लेस किया कहां से कहां, 20 मीटर से 30 मीटर। चलो ये बेसिक क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएं, चलो समझ में आ रहा है बात, है ना। मिशन को पूरा करना है, थोड़ा स्टाइल अलग करना पड़ेगा, बिल्कुल स्टाइल अलग करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान से, मान लो ये सरफेस है और यहां पे एक ब्लॉक है और एक बुलेट है जो 800 मीटर पर सेकेंड से मूव हो रहा है। बुलेट का मास है 10 ग्राम, बुलेट का मास कितना है 10 ग्राम, बुलेट मूव हो रहा है 8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये इनिशियल स्पीड है, ये बुलेट इसको पेनिट्रेट कर दिया, जब पेनिट्रेट करके निकला बाहर, इसका स्पीड जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। क्यों, क्योंकि काफी मोटा है और इसका जो थिकनेस है वो थिकनेस है 2 मीटर, इसका मोटाई 2 मीटर है। तो जब ये 2 मीटर के मोटाई ब्लॉक में घुसा तो इसका स्पीड डिक्रीज कर गया। तो क्वेश्चन है फाइंड रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड, फाइंड रेजिस्टेंस फोर्स ऑफर्ड बाय ब्लॉक, यानी ये ब्लॉक कितना रेजिस्टेंस फोर्स यानी कितना अपोजिट फोर्स लगाया, क्योंकि ये लगाएगा आगे, ये चाहेगा कि घुसे, कोई भी चीज मेरे में घुसना चाहेगा तो हम घुसने देंगे कि अपोज करेंगे, तो उसी अपोजिशन फोर्स को बोलते हैं रेजिस्टेंस फोर्स। चलो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक, क्या बोले थे, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक कहां लगाएंगे, जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ना दिया हुआ, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, चेंज इन काइनेटिक, ठीक है। चेंज इन काइनेटिक मतलब 1/2 mv² फाइनल माइनस 1/2 mu² इनिशियल। वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स, देखो ध्यान से, फोर्स लगा इस बुलेट के द्वारा अपवर्ड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड, लेकिन इस ब्लॉक के द्वारा फोर्स पीछे, लेकिन ब्लॉक का इस बुलेट के द्वारा ब्लॉक पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है ना, इसको पेनिट्रेट करते हुए आगे निकला गया, लेकिन ब्लॉक फोर्स किधर लगाया होगा, बुलेट के मोशन के अपोजिट। इसका मतलब है कि जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्स अपोजिट फोर्स होता है, डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगाता है, माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमको ये एफ निकालना है, एस को यहां ले आओ, तो एम कॉमन ले लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2 और एस 1/2 कॉमन ले लिए, एस यहां ले आए, अब सबका वैल्यू बैठाओ, मास को केजी में बदल लेना, माइनस 3150 न्यूटन आंसर आएगा लगभग। ठीक है ना, ठीक, माइनस डायरेक्शन को शो कर रहा है। चलो ये सब हो गया जीरो वाला प्रॉब्लम। चलो नेक्स्ट देखो, तैयार हो, नेक्स्ट मान लो ये सरफेस है और यहां से कोई ब्लॉक 20 मीटर के ऊपर है, ये गिरना शुरू हुआ, तो जब भी कोई बॉडी गिरेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। ये जब गिरना शुरू किया तो ये अपना वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड अटेन कर लिया है ना, यानी वेलोसिटी कितना पकड़ लिया, 10 मीटर पर सेकंड। तो क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय एयर ड्रैग, यानी एयर के द्वारा जो इस पे फोर्स लग रहा है उसके द्वारा जो वर्क डन वो निकालना है। चलो ये नीचे आ रहा है, जमीन से कितना ऊंचाई पे, 20 मीटर पे है, तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल तो होगा 1/2 mv स्क्वायर, इनिशियल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि गिरने से पहले तो ये रेस्ट में होगा। क्वेश्चन यही है कि मान लो इसका मास हम कितना ले ले, मान लो मास है 5 kg, ज्यादा हो गया 5 kg, 2 kg का मास है, अब 20 मीटर के हाइट से ये गिरा, जब ये गिरना शुरू किया तो गिरते गिरते वेलोसिटी कितना पकड़ लिया, 10 मीटर पर सेकंड। अरे इनिशियल 0 था, तो गिरने इनिशियल मतलब छोड़ने के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से वो आ रहा है। इसका मतलब है कि एयर है तो 10 मीटर पर सेकंड रहने देगा, वेलोसिटी कम करेगा। अब बॉडी नीचे आ रहा है तो एयर ड्रैग क्या होता है, रेजिस्टेंस फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा वो, तो जब डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट फोर्स लगेगा तो उसके काइनेटिक एनर्जी को कम करेगा, वेलोसिटी को कम करेगा, उसका एनर्जी खा जाएगा। ठीक है, चलो तो इनिशियल 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल रहने देंगे। आप वर्क डन दो भाग में बटेगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय एयर ड्रैग, तो उसको ऐसे लिखते हैं। तो ध्यान से देखो, ग्रेविटी वाला फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो तो नीचे ही होगा हमेशा, जो mg फोर्स का डायरेक्शन होता है वो तो नीचे ही लगेगा, क्योंकि नीचे आ रहा है, ब्लॉक ऊपर जाएगा तब भी नीचे लगेगा, नीचे आ रहा तब भी नीचे लगेगा, लेकिन एयर ड्रैग वाला फोर्स तो ऊपर लगेगा, अपोजिट। चलो 1/2 mv स्क्वायर, हमको क्या निकालना, वर्क डन बाय एयर ड्रैग, स्वाभाविक है माइनस में आएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट फोर्स होगा तो माइनस में आएगा, तो 1/2 mv स्क्वायर माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, mgh, वर्क डन बाय ग्रेविटी का फॉर्मूला mgh। अरे चेतुआ नहीं समझा, कोई भी वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है, फोर्स जो लगा, वर्क डन बाय फोर्स या वर्क डन बाय ग्रेविटी हो, कोई भी फोर्स हो, तो ऐसे याद रखना मेरे स्टाइल में, वो फोर्स जो लगा तो नीचे की ओर mg, अब वो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ कितना हुआ h, वो फोर्स जो लगा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट h, तो mgh। अब सबको सॉल्व करो, m का वैल्यू दिया हुआ है, h का वैल्यू दिया हुआ है 20 मीटर, g का वैल्यू 10 ले लेना, जो आएगा वो जूल में आंसर होगा। अब गुना भाग कर लोगे ना इतना। चलो ये सब एकदम जीरो लेवल क्वेश्चन है, अब लेवल को हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो बढ़ाएं लेवल को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो ये रिजिड सपोर्ट है ना, और यहां से स्ट्रिंग की हेल्प से कोई बॉब लटका हुआ है, इस पे कोई वेरिएबल फोर्स लगा,
कौन फोर्स लगा? वेरिएबल, जिसके कारण ये बॉब धीमे धीमे यहां पहुंच गया। फोर्स तो इसी डायरेक्शन में लग रहा है, एफ वेरिएबल, ठीक है, थीटा एंगल में पहुंच गया। और रस्सी का टोटल लेंथ है एल, रस्सी का टोटल लेंथ है एल। तो क्वेश्चन यही है, a bob displaces gradually due to variable force. Okay, find work done by applied force, यानी फाइंड वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। आपने जो फोर्स लगाया भले वो वेरिएबल हो, अप्लाइड फोर्स तो ही ना होगा, चाहे वो फोर्स कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। यानी फाइंड वर्क डन बाय फोर्स, अप्लाइड फोर्स पूछ रहा है। चलो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। बॉडी यहां पे था, चलो कौन कौन फोर्स लगा है? रस्सी है तो ऊपर टेंशन, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है, देखो यहां से ना टंगा हुआ है, सपोर्ट के टुवर्ड्स along the length of the string होता है। टेंशन का डायरेक्शन along the length of the string, mg इसका तो जन्मजात लक्षण है, नीचे ही लगेगा। और f का डायरेक्शन ये है, ठीक है, मान तब ना ऐसे गया। अब रस्सी का लेंथ l है, अब देखो थीटा, तो रस्सी का लेंथ l, तो अब l के कारण दो कंपोनेंट यहां हो जाएगा l cos थीटा, ये L अब थीटा बनाया तो L का दो वैल्यू L cos थीटा। तो ध्यान से देखो, ये पूरा L है, ये पूरा क्या है L, और L में से L cos थीटा है, तो बचा क्या? L माइनस L cos थीटा। इसका मतलब है कि जो बॉब है, जो ब्लॉक है, वो कितना डिस्प्लेस किया? L माइनस L cos थीटा। इतना ही ना, पहले यहां था ए हो चुक, यानी इस पोजीशन से यहां वो कितना ऊपर है, कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट L माइनस L cos थीटा, ठीक है। इसमें से L कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। तो हमें क्या पूछा? फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, अप्लाइड फोर्स। चलो वर्क एनर्जी थ्योरम से, टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले बॉडी कहां था? पहले बॉडी रेस्ट में था, ठीक है। अब ध्यान से देखो, पहले बॉडी रेस्ट में था, ग्रेजुअली धीरे धीरे यहां पहुंचा है। इसका मतलब हो गया कि स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, बहुत धीमे धीमे आ गया है। स्पीड का मैग्नीट्यूड जब चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं आया, एकदम धीमे धीमे आ गया है। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी फोर्स लगा उस फोर्स के द्वारा इसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो जब स्पीड में चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। चलो, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक, यहां पे काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा ही नहीं। तो यहां से कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि अगर स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा फोर्स लगने के बाद भी, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा। क्लियर? वर्क डन बाय टेंशन यहां पे जीरो होगा। कैसे? ये टेंशन और ये डिस्प्लेसमेंट, तो मान लो ये टेंशन का लाइन, ये डिस्प्लेसमेंट का लाइन, कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे। जब फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन जीरो। कहोगे सर नहीं समझे, ये तो टेढ़ा हो गया। तो अरे टेढ़ा भी लोगे ना, तो मान लो पहले ये पोजीशन पे था, टेंशन डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री, खत्म वर्क डन। अब इसको टेढ़ा करो, तो मान लो ऐसे हुआ, तो ये टेंशन, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो चुक कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे, जीरो ही आएगा, है ना। चलो ये जीरो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? mgh, mg, और यहां से कितना h पे? L माइनस L cos थीटा। चलो ठीक है, डिटेल से समझाते हैं। वर्क डन बाय फोर्स क्या होता है? वो फोर्स जो लगा mg लगा,
अब वो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ठीक है, तो फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां आ रहा है, ऊपर की ओर हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा यहां, है ना, mg L1 माइनस cos थीटा। नहीं समझा, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो यहां माइनस लगा देंगे। अब वर्क डन बाय फोर्स तो पूछा ही है ना, एक्सटर्नल फोर्स, तो ये पूरा टर्म उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगा, mg L1 माइनस cos थीटा। ऑप्शन देखेंगे और आंसर लगाएंगे। समझ में आया ना, माइनस क्यों होगा, फोर्स ग्रेविटी वाला नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, यहां से ऊपर है। चलो समझ में आ गया। अरे सिंपल, जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, अब रस्सी वाला बॉब नीचे तो नहीं ना आ रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए निगेटिव होगा। अब मान लो ये बॉब नीचे आता तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस में आता है, यहां प्लस दे देते हैं। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट, a block is placed at the top of hemisphere of radius r. Now the hemisphere is given horizontal acceleration a naught. Find the velocity of block relative to hemisphere as a function of theta when it slides down। ठीक है, क्वेश्चन है कि एक हेमिस्फीयर के टॉप पर एक ब्लॉक को प्लेस किया गया है, उसके बाद हेमिस्फीयर को ए नॉट हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन दिया गया है, तो बताइए कि ब्लॉक का वेलोसिटी क्या होगा, किसके रिलेटिव, हेमिस्फीयर के रिलेटिव, एज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा के रिस्पेक्टिव में, है ना, यानी वेलोसिटी का आंसर थीटा में आएगा, यानी जब जब एंगल चेंज होगा वेलोसिटी चेंज होगा ब्लॉक का, व्हेन इट स्लाइड्स डाउन। तो देखिए कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन जल्दी से नोट करो, है ना। तो मान लो ये हेमिस्फीयर है और ये रेडियस है इसका, ब्लॉक यहां पे प्लेस है, तो जब ब्लॉक टॉप पे था तो वर्क डन तो नहीं हो रहा था, ना नॉर्मल के द्वारा ना एमजी के द्वारा, ये दोनों फोर्स के द्वारा, तो वर्क डन जीरो है, ठीक है, इसका मतलब इसका इनिशियल स्पीड जीरो है, ठीक है। अब मान लो ये मूव हुआ, कब मूव हुआ, जब इस हेमिस्फीयर को हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए नॉट दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, हम क्या बताए थे कि वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए भी वैलिड है। क्या ये पूरा सिस्टम नॉन इनर्शियल फ्रेम में है? यस, क्योंकि ये बॉडी एक्सेलेरेटेड हो गया है। जब सिस्टम एक्सेलेरेटेड होगा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा, और जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में होगा बाबू, तो मान लो ये पूरा सिस्टम आगे गया, तो इस ब्लॉक तो अब नीचे आएगा, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, उसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। कौन फोर्स? स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगा या एक्सेलेरेशन के अपोजिट होगा, याद रखना, स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन हमेशा एक्सेलेरेशन के अपोजिट होगा, ठीक है। तो मान लो ये बॉडी स्लाइड होते होते यहां पहुंचा, कितना वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से, ये r, तो ये भी r, कितना एंगल? थीटा एंगल, तो ये रेडियस, अरे ब्लॉक टेढ़ा टेढ़ी ना पहुंचा, कर्व सरफेस में है, तो थीटा एंगल होगा, तो ये रेडियस थीटा बनाया, यानी ब्लॉक जो है वो r रेडियस पे, कितना एंगल पे? थीटा एंगल पे, तो इसका दो वैल्यू होगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा परपेंडिकुलर साइन थीटा। एक मिनट, थीटा जो होगा वो किसके साथ होगा? वर्टिकल के साथ होगा। यहां से एक वर्टिकल लाइन लो, कहोगे क्यों? ये हेमिस्फीयर है,
यानी इस लाइन के अबाउट ये सिमेट्रिक बट गया। तो जहां से सिमेट्री होगा, सिमेट्री मतलब हो गया हम ब्लॉक को इधर भी स्लाइड करवा सकते थे। ये तो नहीं बोला था क्वेश्चन में लेफ्ट या राइट, स्लाइड डाउन बोला था। तो जब भी सिमेट्री का बात होगा तो एंगल हमेशा y के साथ बनेगा। किसके साथ बनेगा? y के साथ बनेगा। तो इस पे हो जाएगा r cos थीटा, इस पे हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, तो ब्लॉक जो है यहाँ पे है। तो ये वाला पूरा लाइन कितना होगा? ध्यान से देखना, r cos थीटा, ये पूरा लाइन हो गया r cos थीटा, ये r sin थीटा। तो बचा कितना? अब ये कितना हुआ? ये हो गया पूरा r में से r cos थीटा गया, तो r माइनस r cos थीटा। क्लियर? यही ना होगा, क्योंकि ब्लॉक जो है अब यहां से r cos थीटा पे है, पहले कहां था? ये पूरा पे। तो बचा कितना? ये पूरा r है, r में से r cos थीटा गया, तो बचा कितना? r माइनस r cos थीटा। ठीक है, चलो मुझे क्या निकालना था? वेलोसिटी। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क डन बाय कौन फोर्स? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक। चेंज इन काइनेटिक मतलब 1/2 mv² इनिशियल 0, क्योंकि पहले बॉडी रेस्ट में था। ठीक है, चलो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? mg। ओके, और आप बताओ ध्यान से, ये पूरा r था, ठीक है, ये पूरा r था। अब यहां पे पहुंच गया, जब स्लाइड डाउन हो रहा था तो कितना दूरी पे यहां से? r माइनस r cos थीटा पे है ना, ये पूरा r है, और उस r में से r cos थीटा, एकदम ध्यान से देखो, ये r, ये भी r जो है वो एंगल बनाया इसके साथ, तो इस r का वैल्यू हो गया इस पे cos थीटा, इस पे sin थीटा। ठीक है, तो जमीन से कितना ऊपर हुआ जी? वो जमीन से कितना ऊपर हुआ? पूरा r था, r में से r cos थीटा ले लिया, तो बचा कितना? r माइनस r cos थीटा। यही h का काम करेगा, क्योंकि वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है mgh, h का काम r माइनस r cos थीटा। सिंपल, r में से r cos थीटा चला तो बचा कितना? r माइनस r cos थीटा। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स क्या हो जाएगा? है ना, ma0 r sin थीटा। ये हो गया फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ma0 इधर, r sin थीटा इधर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बराबर 1/2 mv²। ये बात समझ में आ गया ना? अब यहां से r कॉमन ले लेंगे, तो v हमारा आएगा रूट अंडर 2g, है ना, 1 माइनस cos थीटा प्लस a0 sin थीटा, ये आएगा। तो देखो आंसर में थीटा ग्रुप में है, तो वेलोसिटी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए पूछा था वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। ये बात समझ में आ गया ना? ठीक है, वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट उसी के डायरेक्शन में। वर्क डन बाय ग्रेविटी mgh, h मतलब हो गया कि यहां से देख लो कि यहां से कितना हाइट पे है। चलो सबसे सिंपल, वहां कंफ्यूज हो गया होगा थोड़ा देर पहले जो बोले होंगे, पहले यहां था, यहां से यहां आया, तो ये पूरा r है, अब ये r cos थीटा है, तो बचा कितना? r माइनस r cos थीटा, मतलब वो r माइनस r cos थीटा डिस्प्लेस किया, r माइनस r cos थीटा हाइट पे है mgh। अब आ गया ना? क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो इसको जल्दी से लिखो। ओके, चलो अच्छे से बना लेना। आप देखो आदित्य हॉट ट्रिक क्या है। आदित्य हॉट ट्रिक है, इन द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी, अगर क्वेश्चन वर्क और एनर्जी से रिलेटेड हो, इफ फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, देन वी विल अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम। किसी भी क्वेश्चन में, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, आने वाले चैप्टर में भी, अगर वर्क एनर्जी से वो क्वेश्चन जुड़ा हुआ है और फ्रिक्शन उसमें प्रेजेंट है, तो हमेशा क्वेश्चन बनेगा वर्क एनर्जी थ्योरम से। इस बात को ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, चलो नंबर भी दे देते हैं। ये नंबर 1 हो गया, AST मतलब आदित्याज हॉट ट्रिक। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, धनाधन।
मान लो ये एक इंक्लाइंड सरफेस है जिसका एंगल 37 डिग्री है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, वहां से स्प्रिंग बंधा हुआ है, स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है, ठीक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है 8 न्यूटन पर मीटर, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट समझते हैं ना कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, स्टिफनेस। स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट या स्टिफनेस कांस्टेंट कितना हार्ड या सॉफ्ट है, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। और ये रफ सरफेस है जिसका म्यू है 0.8 कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और ब्लॉक का मास है 2 kg, ठीक है। ये दिया हुआ है, थीटा है 37 डिग्री, ब्लॉक का मास 2 kg है। क्वेश्चन है अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, अ ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग अनस्टेंडेड, with the spring unextended. Find the speed of block when it has moved down distance बराबर 0.5 मीटर। ये ब्लॉक अभी रेस्ट में है, ठीक है, और स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में अनएक्सटेंडेड है। जैसे ये 0.5 मीटर नीचे आएगा तो स्प्रिंग भी फैलेगा, स्टैंड होगा। तो बोला कि जब ये 0.5 मीटर नीचे आया तो बताइए उसका स्पीड क्या है, और ये इंफॉर्मेशन है। चलो अब कुछ नहीं सोचना है, थ्योरी वोरी कुछ नहीं सोचना है, याद रहना रहे। क्या सरफेस में फ्रिक्शन है? यस, क्योंकि म्यू दिया हुआ है। तो जब भी सरफेस में फ्रिक्शन होगा, दुनिया का कोई क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्वेश्चन लिख लिए भाषा, अब देखो कैसे बनाएंगे। आप जब भी होगा क्वेश्चन, चट क्वेश्चन पट आंसर, सीधे क्या करेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। तो वर्क डन किसके द्वारा, एक नॉर्मल, तो नॉर्मल के द्वारा प्लस mg के द्वारा होगा ना, ये नॉर्मल वाला लाइन है, ये mg वाला लाइन है। अब यहाँ थीटा बनेगा तो mg का दो वैल्यू, इधर होगा mg cos थीटा और इधर क्या होगा mg sin थीटा। तो बताओ mg का दो कंपोनेंट है, तो किस कंपोनेंट के द्वारा, मतलब mg फोर्स के किस कंपोनेंट के द्वारा वर्क डन हो रहा है, mg sin कि mg cos, mg sin, क्योंकि ब्लॉक इधर मूव हो रहा है। ब्लॉक कुछ अब यहाँ पे आया ऐसे, मान लो 0.5 मीटर मूव होके यहाँ पे आया, ठीक है ना। चल मान लो ये डिस्टेंस d बराबर 0.5 मीटर नीचे आया, ठीक है, स्प्रिंग भी फैलेगा। ओके, चलो तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, चार फोर्स है। नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग फैला, ठीक है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ब्लॉक नीचे आएगा तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, बराबर चेंज इन काइनेटिक। बॉडी पहले रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 और फाइनल हो जाएगा 1/2 mv², यही भी निकालना है। चलो वर्क डन बाय नॉर्मल क्या हो जाएगा 0, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इंक्लाइन का ये y एक्सिस होता है, इंक्लाइन का ये x होता है। इंक्लाइन पे फोर्स लग रहा है y के लॉन्ग और डिस्प्लेसमेंट x के लॉन्ग, तो नॉर्मल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा 0, क्योंकि फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का दो फोर्स है ना, mg का दो कंपोनेंट है cos और sin, किसके द्वारा वर्क डन हो रहा है, mg sin थीटा के द्वारा। तो ये हो गया फोर्स। अब वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो वर्क डन बाय स्प्रिंग हमेशा नेगेटिव होता है, 1/2 kx², k और x के रूप में क्या हो जाएगा d। वर्क डन बाय स्प्रिंग ऑलवेज नेगेटिव, 1/2 kx², जहां x हो गया एक्सटेंशन इन स्प्रिंग और कंप्रेशन इन स्प्रिंग, x के रूप में d है, क्योंकि ब्लॉक जितना आएगा उतना ही स्प्रिंग फैलेगा। चलो नॉर्मल के द्वारा वर्क डन, ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन। अब फ्रिक्शन तो हमेशा माइनस में ही आएगा। चलो क्या होता है फ्रिक्शन के द्वारा फोर्स, म्यू mg, ये म्यू mg cos थीटा ना, क्यों, फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू n, म्यू और नॉर्मल किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया म्यू mg cos थीटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ही क्या कहलाएगा, वर्क डन, बराबर 1/2 mv²। अब इसमें सब का वैल्यू पुट करो, सब का वैल्यू दिया हुआ है ना। मास मालूम, जी का वैल्यू 10, थीटा sin 37,
मालूम है ना, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। चलो डी मालूम ही है, के मालूम ही है ना, म्यू निकालना है, या म्यू दिया हुआ है, यहाँ से भी निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर, है ना, पक्का। चलो तो यहां से निकाल लेना गुना भाग करके, देखो कितना आसान हो गया, एक लाइन में क्वेश्चन बन गया। चलो नेक्स्ट, अब हम क्वेश्चन दें, बना लोगे? चलो हम क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना लेना। जब भी फ्रिक्शन होगा तो क्वेश्चन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना, ठीक है। क्वेश्चन है, अ स्टोन ऑफ वेट W is thrown into air, है ना, vertically upward with initial speed v0। बोला है कि स्टोन को थ्रोन किया गया है वर्टिकली अपवार्ड एयर में, जिसका इनिशियल स्पीड है v0, और constant force F due to air drag acts on stone during its flight, ठीक है। if weight of a stone is W, यहां पे मास ना देके वेट दे दिया W, ठीक है, then find maximum height attained by stone, यानी कितना ऊपर जाके वो रुकेगा। दूसरा, velocity of a stone when impact with the ground, ठीक है, सिंपल बात है, सोच लो, से हम समझा देते हैं, बना लेना, तभी तो चेक होगा कि आप समझ रहे हो कि समझ रहे हो। और कमेंट में आंसर लिख देना, बने तो भी नहीं बने तो भी, आपको हर पल जवाब देते रहना है। स्टोन को एयर में फेंके, अब एयर लिख दिया मतलब एयर रेजिस्टेंस फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस वाला फोर्स को ही एयर ड्रैग कहते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी v0 है, चलो मैक्सिमम हाइट पे जाके रुकेगा, तो बोलो ये स्टोन ऊपर जा रहा है तो मोशन ऊपर है, तो ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे लगेगा, और एयर ड्रैग हमेशा अपोजिट फोर्स लगाता है, जैसे फ्रिक्शन है वैसे एयर ड्रैग नीचे लगाएगा, ठीक है। तो लगा देना वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप वेट दे दिया है तो जहां पे mg होगा वहां पे w लिखना है ना, जैसे ग्रेविटी वाला फोर्स mg लिखते हो ना, तो mg का जगह क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा w, और डिस्प्लेसमेंट h ले लेना, wh ले लेना, और एयर फ्रिक्शन वाला फोर्स f मान लेना, ठीक है। तो स्टोन ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी भी नीचे, मतलब वर्क डन बाय ग्रेविटी का फोर्स का डायरेक्शन भी नीचे, और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन का भी नीचे, बराबर चेंज इन काइनेटिक। तो इनिशियल है फाइनल 0 हो जाएगा, उससे निकाल लेना, h निकल जाएगा। और दूसरा हो गया कि नीचे आ रहा किस वेलोसिटी से, तो बस जब ये बॉल नीचे आएगा, स्टोन नीचे आएगा, तो ग्रेविटी वाले फोर्स का डायरेक्शन तो नीचे ही रहेगा, लेकिन फ्रिक्शन वाला फोर्स ऊपर हो जाएगा, तो निकाल लेना, दोनों बन जाएगा। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आईटी एडवांस का लेते हैं। जो नीट वाले हैं उनको भी बनाना है, एडवांस जेईई सब, ताकि नीट के क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दो, आपको जेईई का क्वेश्चन बनाना है। देखो ध्यान से, एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 4 मीटर है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, 90 डिग्री है क्वाड्रेंट का एंगल, और रेडियस है 4 मीटर। रेडियस कितना है, 4 मीटर है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एक ब्लॉक को यहां से स्लाइड किया गया,
ए पॉइंट से, पहले रेस्ट में था, स्लाइड हुआ, स्लाइड होते हुए जैसे बी पे पहुंचा तो बी वाला वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड और सी पे आते आते वो रेस्ट में आ गया। अब बी से सी 9 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। ओके, ब्लॉक का मास मान लो है। क्वेश्चन है 0.5 kg ब्लॉक स्टार्ट्स स्लाइडिंग, है ना, ऑन अ रफ ट्रैक which is 1 quadrant of a circle of radius 4 मीटर, ठीक है। अब ब्लॉक कहां पे जाके रेस्ट में आया, सी पे रेस्ट में आया। क्वेश्चन है फाइंड, पहला हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, बोला फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना बर्डन हुआ निकालना है। दूसरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस कहां से कहां है, बी से सी, इस पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा है, क्लियर। चलो म्यू ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें भी हम हिंट देंगे, बना के रखो, क्योंकि आईटी निकालना है, नीट निकालना है तो क्वेश्चन बनना चाहिए। देखो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है तो बर्डन बाय फोर्स 3 है, नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया और ये क्या हो गया, ये हो गया mg वाला। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर डिस्प्लेस हो रहा है, नॉर्मल के परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल के द्वारा बर्डन 0 हो गया। तो लिखना बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक, चेंज इन काइनेटिक में इनिशियल काइनेटिक 0 हो जाएगा, फाइनल 1/2 mv²। ये हो गया आरएचएस में, एलएचएस में बर्डन बाय नॉर्मल 0, ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट खत्म, बर्डन बाय ग्रेविटी, तो बर्डन बाय ग्रेविटी में mg फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा r, ये r है तो ये r ही होगा, ठीक है ना, डायग्राम में मत जाओ, ये r है तो ये r ही होगा। तो बर्डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mgr, r का वैल्यू 4 मीटर, मास दिया हुआ है, ठीक है। और बर्डन बाय फ्रिक्शन तो यहां निकालना ही है, तो बर्डन बाय फ्रिक्शन जब सॉल्व करोगे तो बर्डन बाय फ्रिक्शन यहां पे आएगा, ओके, -11 जूल। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मच वर्क इज डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, तो अगेंस्ट द फ्रिक्शन मतलब हो गया -11, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। बर्डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख देना, ठीक है। अब बर्डन बाय फ्रिक्शन यहां पे पूछा ही है, ओके। चलो अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी क्या लोगे, ए से बी में कितना से मूव कर रहा है, 6 से मूव कर रहा है, तो बी के जगह 6 ले लेना, बन जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बी और सी के बीच में म्यू निकालना है, तो बर्डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक, यहाँ फाइनल 0 हो जाएगा, इनिशियल होगा क्योंकि फाइनली रेस्ट में है, तो इनिशियल के जगह बी का वैल्यू 6 ले लेना, ठीक है। इधर बताओ हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट एक्स के लॉन्ग है, नॉर्मल mg y के लॉन्ग लग रहा है, तो नॉर्मल mg के द्वारा बर्डन तो 0 हो गया, तो बर्डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन काइनेटिक, चेंज काइनेटिक में फाइनल 0 इनिशियल बचेगा, ठीक है। बर्डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा, ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बर्डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू mg, ये फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट s ले लेना, नो में बी ऑप्शन है 0.2, ठीक है। बना लीजिएगा और जैसा होगा ऑप्शन में कमेंट लिखिएगा, मतलब कमेंट में ऑप्शन दे दीजिएगा कि सर सही है, नहीं बनेगा तो भी, अब बनेगा तो भी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन लिखिए, बना लीजिएगा और जवाब दीजिएगा अच्छे से। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से, क्योंकि आज का लेक्चर तो बिल्कुल बेसिक है, एकदम 0 लेवल मान लो, क्यों ना आईटी एडवांस हो या नीट का क्वेश्चन हो या जेईई मेन का, उससे रिलेटेड हम लोग लिए, लेकिन अगला लेक्चर बहुत ही जबरदस्त होगा, तगड़ा होगा। तो मिलते हैं, धन्यवाद।